मुख्यमंत्री ने 6 अगस्त 1925 को मुरादाबाद में विकास की एक नई सिहरन का आगाज किया। इस दिन उन्होंने जिले को 1176 करोड़ मूल्य के 110 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जिससे मुरादाबाद के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। इन परियोजनाओं में 74 परियोजनाओं का लोकार्पण और 36 का शिलान्यास बिलारी के पीपली गांव में अटल आवासीय विद्यालय के साथ किया गया, जिससे इस क्षेत्र में शिक्षा और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए गए। अटल आवासीय विद्यालय जैसे संस्थानों का निर्माण न केवल शिक्षा के स्तर को उठाने का काम करेगा, बल्कि स्थानीय बच्चों को अच्छे शैक्षणिक अवसर भी प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि वे 87 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं, जिनकी कुल लागत 1172 करोड़ है। यह आंकड़े यह साबित करते हैं कि क्षेत्र के विकास में तेजी लाने के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। इन विकास कार्यों के अंतर्गत सड़क, बिजली, जल आपूर्ति और स्वास्थ्य सेवाओं का विकास किया जाएगा, जिससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा। इससे मुरादाबाद के नागरिकों को बेहतर सेवाएं और सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। ये योजनाएं केवल आर्थिक विकास के लिए ही नहीं है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। इनमें से कई परियोजनाएं स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न करने में सहायक होंगी। मुख्यमंत्री का यह कदम एक ऐसे समय में आया है जब मुरादाबाद को विकास की आवश्यकता है। यह उन लोगों के लिए एक आशा की किरण है जो बेहतर बुनियादी सुविधाएं और विकास चाहते हैं। इस प्रकार 6 अगस्त 2025 को मुरादाबाद में हुई इस विकास योजनाओं की घोषणा ने सभी स्थानिक निवासियों में एक नई उम्मीद जगाई है। यह सुनिश्चित करेगा कि मुरादाबाद न केवल उत्तर प्रदेश के बल्कि देश के अन्य विकासशील शहरों की श्रेणी में अपनी पहचान बना सके। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के संदर्भ में कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। 3 अगस्त 2025 को लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में 1494 नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। इनमें से 1374 असिस्टेंट ऑपरेटर और 120 वर्कशॉप स्टाफ के पद शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए इस प्रक्रिया की पारदर्शिता और मेरिट आधारित चयन पर जोर दिया। यह उन युवाओं के लिए एक सुनहरा मौका है जो पुलिस की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं। 4 अगस्त 2025 को योगी जी ने विधानसभा में एक और महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य में 30,000 नए पुलिसकर्मियों की भर्ती जल्द ही की जाएगी। यह घोषणा प्रदेश की पुलिस फोर्स को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है, क्योंकि 2017 से लेकर अब तक 2.17 लाख पुलिसकर्मियों की भर्ती की जा चुकी है। यह प्रक्रिया युवाओं के लिए न केवल रोजगार के कई अवसर प्रदान करती है, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था को भी सुदृढ़ करती है। इन घोषणाओं के साथ यह भी ध्यान देने योग्य है कि 6 अगस्त 2025 को कोई नई भर्ती सप्ताह की गई घोषणाएं, विशेषकर 30,000 पदों की भर्ती, उनके महत्व को दर्शाती हैं। यदि आप इस भर्ती प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे आवेदन की तिथि, योग्यताएं, परीक्षा पैटर्न आदि, तो बताइए, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण अवसर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का लक्ष्य सिर्फ पुलिस बल में वृद्धि करना नहीं है, बल्कि इसे ऐसे युवाओं से भरना भी है जो संविधान की रक्षा और समाज की सेवा करने की प्रेरणा रखते हैं। भविष्य में होने वाली इस भर्ती प्रक्रिया का उद्देश्य उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और प्रभावशाली पुलिस बल तैयार करने का है। इन घोषणाओं से स्पष्ट है कि सरकार युवाओं के भविष्य में विश्वास रखती है और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। जो युवा इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए यह एक सुनहरा अवसर है। योगी जी की इन घोषणाओं से यह भी स्पष्ट होता है कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को प्राथमिकता दी जा रही है। योगी आदित्यनाथ जी का परिवार एक साधारण जीवन जीता है, जो उनकी राजनीति से दूर है। उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट उत्तराखंड सरकार में वन विभाग के रेंजर थे। उनका निधन 2020 में हुआ। माँ सावित्री देवी एक गृहिणी हैं और गांव पंचूर में रहती हैं। योगी जी परिवार में 5वें नंबर पर हैं, जहां उनके 4 भाई और 3 बहनें हैं। यह परिवार अपने जीवन में किसी प्रकार का राजनीतिक या सरकारी लाभ नहीं लेना चाहता। उनके बड़े भाई मनोज बिष्ट, जो भारतीय सेना में सेवा दे चुके हैं, अब सूबेदार पद से रिटायर हो चुके हैं। छोटे भाई श्याम सिंह बिष्ट पंचूर में एक छोटा होटल्स ढाबा चलाते हैं,
जो उनके स्वावलंबी होने की कहानी बयां करता है। श्याम ने सार्वजनिक रूप से बताया है कि वह अपने भाई की राजनीतिक स्थिति का लाभ नहीं उठाते, बल्कि अपने खुद के बलबूते पर जीवन व्यतीत करते हैं। अन्य भाई बहनों की जानकारी सीमित है, क्योंकि वे सामान्य जीवन जीते हैं। योगी आदित्यनाथ जी का जीवन साधना और अनुशासन से भरा हुआ है। वे एक सन्यासी हैं और गोरखनाथ मठ के महंत हैं। उनका खान पान भी पूर्णतः सात्विक है, जिसमें लहसुन प्याज का नामो निशान नहीं। दाल चावल, मौसमी फल और खिचड़ी उनकी पसंदीदा चीजें हैं। वो नियमित रूप से दूध और दही का सेवन करते हैं। त्योहार या व्रत के दिनों में उनका भोजन फलाहार में सीमित रहता है। इसके अलावा वह मांसाहार और नशे से पूरी तरह दूर रहते हैं। योगी जी का झुकाव धार्मिक और आध्यात्मिक स्थलों की ओर है। गोरखपुर उनके जीवन का केंद्र है, जहां उनकी प्रतिष्ठा बनी हुई है। इसके अलावा उन्होंने कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी की है, जिसे अपने लिए एक दिव्य अवसर मानते हैं। काशी और अयोध्या जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों पर जाना उन्हें बेहद पसंद है। ये स्थल न केवल उनकी धार्मिक मान्यताओं को सार्थक करते हैं, बल्कि उन्हें एक विशेष मानसिक शांति भी प्रदान करते हैं। योगी आदित्यनाथ जी का जीवन एक साधारण लेकिन अनुशासित तरीके से संचालित होता है। उनका सन्यासी जीवन और परिवार दोनों ही उससे जुड़े हैं। इस प्रकार उनके परिवार का कोई सदस्य राजनीति में सक्रिय नहीं है और वे सभी अपने अपने जीवन जीने में संतुष्ट हैं। इस स्नेही लेकिन साधारण परिवार का यही मूल मंत्र उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। 1990 के दशक के अंत में भारतीय राजनीति में योगी आदित्यनाथ की पहचान बन रही थी। जब उन्होंने 1998 में केवल 26 वर्ष की उम्र में गोरखपुर से सांसद का चुनाव जीतकर लोकसभा में प्रवेश किया, तब वह सबसे युवा सांसदों में से एक बने। यह एक महत्वाकांक्षी युग था, जिसमें नई ऊर्जा और विचार बोध का संचार हो रहा था। उसी समय नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी में संगठन मंत्री के रूप में कार्यरत थे। देश के विभिन्न राज्यों में पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे थे। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी की पहली औपचारिक मुलाकात दिल्ली में भाजपा कार्यालय या संसद परिसर में हुई। यह संगठनों और विचारों का आदान प्रदान करने का एक मंच था। योगी आदित्यनाथ की पारिवारिक पृष्ठभूमि और धार्मिक अनुशासन ने उन्हें एक महत्वपूर्ण सदस्य बना दिया था। वहीं मोदी जी के संगठनात्मक कौशल ने भाजपा को सही दिशा में ले जाने का काम किया। दोनों के बीच यह मुलाकात भविष्य में एक मजबूती भरा संबंध स्थापित करने की नींव रखी। वक्त के साथ जब नरेंद्र मोदी 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने और फिर 2014 में प्रधानमंत्री बने, तब योगी आदित्यनाथ के साथ उनके संबंध और प्रगाढ़ होते गए। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, तो यह स्पष्ट हो गया था कि मोदी जी और अमित शाह ने उन पर पूरा विश्वास किया था। उनकी मजबूत हिंदुत्ववादी छवि, अनुशासित प्रशासक की छवि और जनता में लोकप्रियता ने भाजपा के नेतृत्व को यह निर्णय लेने पर मजबूर किया। योगी आदित्यनाथ की चुनावी सफलता, लोकप्रियता और अनुशासन के कारण उन्होंने अपने नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भाजपा के विजन को मजबूती से स्थापित किया। वह न सिर्फ ठाकुर समुदाय से आते हैं, बल्कि उनकी पहचान अन्य जातियों में भी स्थापित हो रही थी। उनके कार्यकाल ने यह दिखा दिया कि कैसे एक मजबूत और विचारधारात्मक नेता राज्य की राजनीति में परिवर्तन ला सकता है। इस प्रकार योगी आदित्यनाथ की नरेंद्र मोदी के साथ पहली मुलाकात ने न केवल व्यक्तिगत संबंधों को जन्म दिया, बल्कि जमीनी स्तर पर एक राजनीतिक दृष्टिकोण का निर्माण भी किया। भारतीय राजनीति में जब हास्य का तड़का मिलता है, तो वह पल सदा यादगार बन जाता है। योगी आदित्यनाथ जी और रवि किशन का रिश्ता इसी हंसी खुशी से भरा हुआ है। एक अद्भुत संयोग से वह एक दूसरे के साथ मंच साझा करते हैं, जो हमेशा दिलचस्प किस्सों का विषय बन जाता है। इन किस्सों में राजनीति की गंभीरता के साथ साथ सजीवता और रंग बिरंगी हंसी भी शामिल होती है। रवि किशन के भोजपुरी अंदाज में संसद का मंच अक्सर गूंजता है। जब उन्होंने पूरे रंगीन अंदाज में प्रधानमंत्री का नाम लेकर अपने विचार प्रस्तुत किए, तो सदन ठहाकों से भर गया। उनकी यह अदा न केवल अलहदा थी, बल्कि उन्होंने यह भी दिखा दिया कि मौखिक संवाद को कैसे मनोरंजक बनाया जा सकता है। रवि किशन का यह अनोखा स्टाइल दिव्य हास्य का अद्भुत उदाहरण है, जो राजनीति की गंभीरता को हल्का बनाता है। वहीं योगी आदित्यनाथ जी का एक स्मार्टफोन के प्रति अनभिज्ञता से भरा किस्सा भी लोगों को हंसाता है। जब उन्हें अपने स्टाफ द्वारा व्हाट्सएप और अन्य ऐप्स के बारे में बताया गया, तो उनका जवाब था कि वह तो सिर्फ रामायण पढ़ते हैं। इस हल्के फुल्के संवाद ने दर्शाया कि जब नेता अपने काम में गंभीर होते हैं,
तब भी उनमें एक साधारण इंसान की मजेदार बातें छिपी होती हैं। रवि किशन और योगी आदित्यनाथ जी का आपसी संवाद भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब रवि किशन ने योगी जी के साधु रूप की चर्चा की तो उनकी प्रतिक्रिया ने यह साबित कर दिया कि आनंद और गंभीरता कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। यह न केवल उनकी मित्रता को दर्शाता है बल्कि लोगों को यह भी बताता है कि राजनेताओं में भी इंसानियत और हंसी की छटा होती है। आखिर में मंच पर रवि किशन का जोश और योगी जी का मुस्कुराहट दोनों ने जन सामान्य के बीच एक सकारात्मक ऊर्जा पैदा की। जब रवि किशन ने कहा कि अब यूपी में योगी जी हैं और अपराधी डर के भागे जा रहे हैं तो उसका अंशभार सबसे अधिक भीड़ को आकर्षित करता है। इस तरह के संवादों से यह स्पष्ट होता है कि राजनीतिज्ञ कब और कैसे अपने अनुभवों को जनता के बीच हल्के फुल्के अंदाज में व्यक्त कर सकते हैं, जिससे राजनीतिक माहौल में भी आनंद का संचार होता है।